स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th की हिंदी से जो आपकी बुक है अंतराल, और अंतराल बुक का जो चैप्टर है हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी, इसकी इजी समरी आपको करवाऊंगा और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास 11th की हिंदी है और 2024-25 सेशन के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल का जो यूज़र नेम है वो है क्लास 11 ESP। आपको सिंपली ये सर्च मारना है और आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोट्स मिलते रहेंगे। मकबूल फ़िदा हुसैन जो बहुत बड़े भारत के आर्टिस्ट हैं, ठीक है, पेंटिंग करना, ऑयल पेंटिंग करना, स्केचेस बनाना, इसमें इन्होंने बहुत नाम कमाया। तो इनकी अपनी एक आत्मकथा रही जो हम आज समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मकबूल फ़िदा हुसैन की आत्मकथा है हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। उसका एक अंश है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, कि जब ये मकबूल फ़िदा हुसैन जी बड़ौदा गए थे बोर्डिंग स्कूल में तो क्या क्या हुआ था, उनके विद्यालय जीवन से जुड़ा हुआ है कि उनकी स्कूल लाइफ कैसी थी। बड़ौदा का वह स्कूल जहां हुसैन की चित्रकारी का अंकुर फूटा, यानी कि स्कूल से ही उन्हें पता चला कि उनके अंदर चित्रकारी का टैलेंट है और आज पूरी दुनिया का गर्व बना हुआ है। आज पूरी दुनिया उनको उनकी चित्रकारी के नाम से जानती है और उनका काम जो है वो यही था। दूसरा अंश है इनकी आत्मकथा का रानीपुर बाजार। यहाँ पे क्या है, हुसैन को व्यापार की ओर मोड़ा जा रहा था, यानी कि उनको उनके आर्टिस्ट वगैरह वाली लाइन से भटका कर उनको व्यापार में धकेला जा रहा था। किंतु उनकी चित्रकारी का जादू अपनी ही राह तलाशता रहा, यानी कि उनकी चित्रकारी के जो उनका चित्रकारी वाला इंटरेस्ट था वो ख़त्म नहीं हो पाया और पिताजी की रोशन ख्याली ने उन्हें एक महान चित्रकार बना दिया। यानी कि पहला जो अंश था वो बोर्डिंग स्कूल का है, जहाँ पे वो स्कूल में उनका एडमिशन होता है, वहाँ पे उनको पता चलता है वो अच्छी चित्रकारी कर सकते हैं। दूसरा अंश जो है वो ये है कि उनको एक उनकी लाइफ में मोमेंट आता है, एक फेज़ आता है जब उनको व्यापार में धकेलने की कोशिश होती है फैमिली की तरफ से, पर वो व्यापार में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते, चित्रकारी में ही इंटरेस्टेड होते हैं। अब इसके बाद में अगर आपको बताऊं, इस आत्मकथा के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यह बताना है कि यदि प्रतिभावान बच्चों के विकास को सही अवसर और सही दिशा मिल जाए तो जीवन सार्थक हो सकता है। जिस बच्चे के अंदर एबिलिटी है, जिस बच्चे के अंदर प्रतिभा है, अगर उनको एक राइट डायरेक्शन मिले, सही से उनको एक सहारा मिले, तो वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो अब देखो हम समझते हैं मकबूल को बोर्डिंग स्कूल भेजने का उद्देश्य। तो देखो जो लेखक मकबूल है उसको अपने दादा से बहुत प्यार था और दादाजी का देहांत हो गया तो वो मानसिक रूप से बहुत वो चीज़ अफेक्ट करी कि भाई मेरे दादाजी की डेथ हो गई है, और मकबूल उनकी यादों में ही डूबा रहता था। दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता था, काइंड ऑफ डिप्रेशन में चला गया जो मकबूल है जब उसके दादा की डेथ होती है। अब सोता भी था तो दादा के बिस्तर पर, और वह भूरी अचकन ओढ़े जैसे दादाजी के बगल में सोया हुआ हो। समझ रहे हो, दादाजी जब मर गए या उनकी मृत्यु हो गई तो मकबूल उनकी यादों को भुला नहीं पा रहा, उन्हीं के कमरे में सो रहा है, उन्हीं के बिस्तर पे सो रहा है। वह किसी से ना तो बातचीत करता, ना ही उसका अन्य किसी कार्य में मन लगता। अब मकबूल खोया खोया सा रहने लगा, कोई काम में ध्यान नहीं लग रहा, ना किसी से बात करने का मन। तो मकबूल के पिता से यह सब देखा नहीं जा रहा था। मकबूल के पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये मेरे बेटे को क्या होता जा रहा है, मेरा बेटा इतना डिप्रेशन में क्यों है। फिर क्या होता है, वह बालक मकबूल का परिवेश बदलना चाहते थे पिता, कि इसको इस एनवायरनमेंट से कहीं दूर भेजना पड़ेगा, जब ही ये मेरा बच्चा कुछ हंसेगा खेलेगा, वरना ये अपने दादाजी की याद में खोया रहेगा। तो ये जिससे उसका गुमसुम रहना थोड़ा ख़त्म हो जाए और वह अपने वास्तविक जीवन में वापस लौट आए, ये चीज़ करनी पड़ेगी उसके पिता को लगता है। तो पिताजी ने उसे बड़ौदा के एक ऐसे स्कूल में भेजने का निर्णय लिया जहाँ छात्रावास में रहन सहन की सुविधा भी थी। अब पिता ने ये सोच लिया बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को भेजूंगा जहाँ हॉस्टल होगा, वहीं पर मकबूल रहेगा, वहीं पर पढ़ेगा तो उसका मन लगा रहेगा। ओके, अब आगे समझते हैं। पिताजी ने उसके चाचा को हुक्म देते हुए कहा, इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। तो पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम भी सीखेगा, यानी कि वहाँ जाकर इस्लाम का भी कुछ वो सीखेगा मकबूल। रोज़ा नमाज कैसे अच्छे से आचरण करना है ये भी सीखेगा, और पाकीज़गी के बारे में भी क्या पाक है क्या नापाक है, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं, जो
क्या चीज़ें इस्लाम के द्वारा सही बताई गई हैं, क्या गलत बताई गई हैं, ये सब नॉलेज हो जाएगी उसे जब बोर्डिंग स्कूल में रहेगा वहाँ पे। होता क्या है, बड़ौदा शहर और वहाँ का बोर्डिंग स्कूल कैसा था, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो बड़ौदा साफ सुथरा एक शहर है। यहाँ हिज हाईनेस की 5 धातुओं से बनी घोड़े पर सवार एक मूर्ति है। मकबूल को महाराजा सियाजी राव के इसी आकर्षक शहर के सुलेमानी जमात के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराया गया। यानी कि बड़ौदा शहर फेमस है अपनी एक मूर्ति के लिए, जिसको कहा जाता है हिज हाईनेस की 5 धातुओं से मिलकर बनी हुई एक मूर्ति। और जो मकबूल है उसको बड़ौदा शहर के सुलेमानी जमात के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराया गया। काइंड ऑफ इस्लामिक स्कूल समझ लो इसे, सुलेमानी जमात के जो लोग हैं वो इसको चलाते थे। अब आगे समझते हैं। इस स्कूल का संचालन और कार्यभार संभालने का कार्य नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी और गुजरात की मशहूर अर्के तिहाल की ख्याति वाले GM हकीम अब्बास तैयब जी करते थे। यानी कि इस स्कूल को संभालने का काम किसका था, जो एक तो आप समझ लो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और गांधी जी को बहुत मानते थे। इनका नाम है GM हकीम अब्बास तैयब जी, ये ही संभालते थे स्कूल को। तो गांधी जी का प्रभाव इनके ऊपर था। इसके कारण छात्रों के मुड़े सिर पर जो है गांधी टोपी और बदन पर कुर्ता पैजामा पहनना अनिवार्य था। इस स्कूल का ड्रेस कोड था, जो भी एडमिशन लेगा एक गांधी टोपी इसको पहनाई जाए और कुर्ता पजामा उसको पहनाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बोर्डिंग स्कूल के अध्यापक और अन्य कर्मचारी गण, अब समझते हैं बोर्डिंग स्कूल में कौन कौन था। तो इस स्कूल में मौलवी अकबर थे, जो धार्मिक विद्वान थे, जो इस्लाम की शिक्षा देते थे, कुरान और उर्दू का साहित्य भी पढ़ाते थे। केशव लाल गुजराती भाषा के वर्ग शिक्षक थे, केशव लाल जी। मेजर अब्दुल्ला पठान जो है वो स्काउट मास्टर थे और गुलजमा खान बैंड मास्टर थे। बावर्ची गुलाम की रोटियां तथा बीवी नरगिस का सालन गोश्त भी लेखक की स्मृति में बसा हुआ था। यानी कि मकबूल जी को जो उस स्कूल के बावर्ची थे, उनकी जो रोटियां थी और जो बीबी नरगिस जी थी, उनका जो सालन गोश्त होता था, ठीक है, एक तरीके से कोई सब्जी वगैरह होती है, मीट मतलब नॉन वेज ही होता है, तो वो जो था उसको मकबूल जी को उसके यादों में बसा हुआ था कि भाई हाँ मेरे को वो सब चीज़ें याद आ रही हैं, मेरे स्कूल में मैंने वो सब खाया था। मकबूल की मित्र मंडली कैसी थी वो बता देता हूँ। तो मकबूल को जिस बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था वहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है। ठीक है, 6 दोस्त बनते हैं उनके। आगे चलकर उसके उन्हीं दोस्तों में से जो मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली था, जो कि डभोई का अत्र व्यापारी बना। अरशद सियाजी रेडियो की आवाज़ बना, यानी कि रेडियो की फील्ड में चला गया। तो हामिद कंबर हुसैन कराची चला गया। ठीक है, ये 3 लोग जो है ये इस तरीके से अलग अलग जगहों पर गए। फिर अब्बास जी अहमद मोती की तलाश में कुवैत जा पहुंचा और अब्बास अली फिदा बम्बई पहुंच गया और मस्जिद का मेंबर बन गया। सभी जो लोग थे वो अलग अलग दिशाओं में चले गए स्कूल के बाद, जो मतलब अपनी अपनी लाइन को पकड़ लिया, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अलग हो गए सभी दोस्त। और लेखक मकबूल की स्मृतियों में सभी दोस्त बसे हुए थे। देखो मकबूल जी की याद में आज भी उनके सभी दोस्त थे, जब भी उन्होंने आत्मकथा के अंदर उनका नाम लिया। तो सिर्फ 2 वर्ष की मित्रता जीवन भर दिल की निकटता बनी रही, अर्थात कभी दिल की दूरी में बदल ना पाई। कहने का मतलब है सिर्फ 2 साल साथ थे जो इनके सभी मित्र थे, पर ये 2 साल की दोस्ती लाइफ टाइम की दोस्ती बन गई, क्योंकि वो दिल से भुलाए नहीं जा सकते थे, दिल से दूर नहीं गए थे, केवल डिस्टेंस दूर हुआ था। फोटो खिंचवाने का शौक, तो लेखक जो है मकबूल हुसैन, उनको मदरसे के सालाना जलसे का वर्णन करते हुए ये बताया जाता है कि यहाँ सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। यानी कि मकबूल को बताया जाता है हर साल जलसा होता है और जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं, जो जितने भी खास मेहमान आते हैं, उनका ग्रुप फोटोग्राफ होता है, सभी लोग ग्रुप में फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो होता क्या है, वे लड़कों की भीड़ में खड़े मौके की तलाश में थे। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया, लुकमानी मीन्स जो कैमरा मैन है, उसने जैसे ही फोकस जमाया और रेडी बोला तो वे दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़े हो गए। मकबूल जी एकदम से भाग के गए और कॉर्नर में खड़े हो गए कि भाई मेरे को भी फ़ोटो में आना है। इस तरह उस्तादों की बिना इजाज़त उन्होंने अपनी बहुत सी तस्वीरें भी खिंचवा ली। समझ रहे हो, उस्तादों के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा ली उसने, मकबूल ने, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ था।
मकबूल की प्रतिभा उजागर होना। अब आती है असली कहानी यहाँ से। मकबूल जो कि बहुत बड़े चित्रकार बने, उनकी प्रतिभा का पता कहाँ से चला। मकबूल अपने स्कूल में ही जाने वाली गतिविधियों का वर्णन करते हैं कि वो स्कूल में क्या क्या करते थे। तो वो कहते हैं मैंने हाई जंप में प्रथम स्थान पाया, यानी कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, लेकिन दौड़ में फिसड्डी साबित हुआ। यानी कि हाई जंप में अच्छे थे, दौड़ में वो अच्छे नहीं थे। एक दिन मोहम्मद अतहर जो कि ड्राइंग के मास्टर थे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़ी चिड़िया का चित्र बनाया और सभी बच्चों से बोला अपनी अपनी स्लेट पर इसकी नकल करो। सभी बच्चों को बोल दिया मास्टर जी ने, जो ड्राइंग वाले थे, कि ये देखो बच्चों, ये चिड़िया है, ये चिड़िया आपको अपनी ड्राइंग की फाइल में बनानी है और एकदम ऐसी ही होनी चाहिए। अब भाई हर कोई बनाएगा, कोई खराब बनाएगा, कोई अच्छी बनाएगा। तो मकबूल ने हूबहू वैसी ही चिड़िया बना डाली अपनी स्लेट पर, जैसी उसके ब्लैक बोर्ड पर मास्टर ने बनाई थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ब्लैक बोर्ड से चिड़िया उड़कर स्लेट पर आ बैठी हो। इतनी प्यारी चिड़िया बनाई, इतनी सुंदर। इसी प्रकार गांधी जयंती के अवसर पर जो है क्लास शुरू होने से पहले मकबूल ने गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाया। ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का पूरा एक फोटो बना डाला उसने, और अब्बास तैयब जी इस चित्र की जीवंतता को देखकर पसंद हो गए। जो कॉलेज के स्कूल के जो मेन जो संचालक थे, जब वो देखते हैं ये गांधी जी की इतनी बढ़िया पोर्ट्रेट बना रहा है बच्चा, और बिल्कुल हूबहू गांधी जी जैसी लग रही है, ये तो इसके अंदर अलग ही प्रतिभा है इस बच्चे में। तो यहाँ से उनकी चित्रकारी का अंकुर फूटता है। मकबूल की ड्राइंग और पेंटिंग के प्रति भी अभिरुचि थी। देखो अब क्या होता है, रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली जो पहलवानी करते थे को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवाई। जब मकबूल की छुट्टी होती थी तो उन्हें भी दुकान पर बैठने के लिए भेजा जाता था ताकि वह बिजनेस के गुण सीख ले। अब मकबूल जी को उसके पिता, उसके घर वाले चाहते थे थोड़ा व्यापार की लाइन में डालना। स्कूल वाला तो पार्ट समझ गए होंगे आप। अब देखो क्या होता है कि जो रानीपुर का बाजार था, वहाँ पे मकबूल जी को ये बोला गया कि आप जाओ और वहाँ से कुछ बिजनेस के गुण सीखो, आप सीखो व्यापार कैसे होता है। तो वहाँ पे दुकान पर बैठने के लिए बोला भाई सिर्फ दुकान पे बैठो, सीखो लेन देन कैसे होता है। तो किंतु वे दुकान पर बैठे बैठे भी स्केच बनाते रहते थे। मकबूल जी को कोई इंटरेस्ट नहीं था व्यापार में, वो दुकान पर बैठकर भी स्केच ही बना रहे थे। तो यहाँ से पता चलता है वो ड्राइंग पेंटिंग में कितने इंटरेस्टेड थे। तो जनरल स्टोर के सामने से एक दिन क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि रोज गुजरने वाली मेहतरानी यानी कि कोई महिला जो जाती थी उसका वो चित्र बना डालते। गेहूं की बोरी उठाने वाले मजदूर, ठीक है, उनकी वो पूरी की पूरी हूबहू चित्रकारी कर डालते, ठीक है। और जो उनकी पगड़ी वगैरह, पठान की दाढ़ी, माथे पर सिजदे का निशान, बुर्का पहनने वाली औरत, बकरी का बच्चा, जो उनको आता जाता दिखता था ना, वो हर किसी की चित्र को उस पर बना डालते थे। तो इससे पता चलता है इनकी चित्रकारी का जो वो था वो बहुत ज़्यादा था, उनका जो इंटरेस्ट था। वो आते जाते हर व्यक्ति का चित्र बनाते थे, स्केच बनाते थे और बहुत सुंदर बनाते थे, हूबहू बिल्कुल वैसा ही लगता था। तो जनरल स्टोर के ठीक से ना चलने पर कपड़े की दुकान खुलवाई गई, क्योंकि जनरल स्टोर में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस अपनी स्केचिंग करते थे वहाँ बैठ के। तो जब कपड़े की दुकान भी नहीं चली तो तोप खाना रोड पर एक आलीशान रेस्तरां खुलवाया गया। एक रेस्टोरेंट खुला और मकबूल इन सभी स्थानों पर आकर बैठा तो करते थे, पर वो बैठकर वही स्केचिंग, वही पेंटिंग, वही ड्राइंग उसमें लगे रहते थे। लेकिन उनका सारा जोर ड्राइंग और पेंटिंग पर ही होता था। चाहे उन्हें रेस्टोरेंट में बिठा दो, चाहे जनरल स्टोर पे बिठा दो, चाहे कपड़े की दुकान पे बिठा दो, वो व्यापार नहीं सीख रहे थे, वो वहाँ पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ स्केचेस ही बनाते थे। अब मकबूल जी ने अपनी पहली ऑयल पेंटिंग बनाई थी, उसका क्या परिणाम हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। एक दिन दुकान के सामने फिल्मी विज्ञापन का तांगा गुजरा, यानी कि किसी मूवी का प्रमोशन चल रहा था, एक तांगा जा रहा था और मकबूल ने सोचा उस विज्ञापन की ऑयल पेंटिंग मैं बनाऊंगा। ऑयल पेंटिंग के लिए सामान भी चाहिए होता है फिर अलग थोड़ा। तो पिताजी तो उन्हें व्यापारी बनाने के सपने देख रहे थे, भला वे रंग क्यों दिलाते, है ना। अब भाई रंग चाहिए, ऑयल कलर्स चाहिए ना, जब भी तो ऑयल पेंटिंग बनाओगे। अब पिताजी से ही वो मंगवाने पड़ेंगे कलर, पिताजी क्यों रंग लेके देंगे, भाई पिताजी तो व्यापारी बनाना चाहते थे। तो कुछ इस तरीके से नज़र आती है जो ऑयल पेंटिंग होती है, जो आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो। अब इसको बनाने के लिए ना आपको कुछ सामान चाहिए होता है, ठीक है, और वो सामान के लिए आपको कुछ कलर्स वगैरह चाहिए होते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस फिल्मी विज्ञापन के पोस्टर ने मकबूल को इस कदर प्रेरित किया कि उसने स्कूल की अपनी 2 किताबें बेचकर ऑयल कलर की 2 ट्यूब खरीदी
और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। वो इतना ज़्यादा उसका मन था ऑयल पेंटिंग बनाने का, उसने अपनी स्कूल की किताबें बेचकर ऑयल पेंटिंग के लिए जो ट्यूब आती है कलर वाली वो खरीदी और चाचा की दुकान पर ही बैठकर ऑयल पेंटिंग कर डाली। तो जब चाचा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गए, लेकिन मकबूल के पिताजी उस पेंटिंग को देखकर इतने खुश हो गए कि उन्होंने मकबूल को गले से लगा लिया। चाचा जी तो गुस्से में आ गए कि ये तो क्या कर रहा है दुकान पे बैठा हुआ, पर जब पापा उनके जो पिताजी थे उन्होंने देखा ये ऑयल पेंटिंग इतनी सुंदर बनाता है मेरा लड़का, तो उनका विचार वहाँ से चेंज हो गया। अब आगे क्या होता है, मकबूल की बेंद्रे साहब से भेंट होती है, मुलाकात होती है, वो हम समझते हैं। तो जिस समय मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहे थे, वहीं बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। यानी कि मकबूल जी जो है लैंडस्केप वगैरह भी बनाया करते थे। देखो इसको लैंडस्केप कहा जाता है, जो आप पीछे देख रहे हो ये कैनवास पर बनाया जाता है, कोई सीनरी बना दी सुंदर सी, ठीक है, इसको लैंडस्केप कहते हैं। तो जब मकबूल जी लैंडस्केप बना रहे थे तो उसी के वहीं पे बेंद्रे जी भी थे, जो वो भी ऑन स्पॉट वहाँ पे पेंटिंग कर रहे थे। तो मकबूल उनकी पेंटिंग की तकनीक से काफ़ी प्रभावित हुए। मकबूल ने देखा बेंद्रे साहब तो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो इस मुलाकात के कारण ही मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करते थे। तो दोनों की बातचीत हो गई, अगर कभी कोई लैंडस्केप बनाना होता था तो मकबूल को वो अपने साथ में ले जाते थे। देखो ये लैंडस्केप है जो आप देख रहे हो। मॉडर्न आर्ट का पहला क्रांतिकारी कदम, देखो सन 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक बड़ी सी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू करी। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये कैनवास होता है, देखो दिस इज़ कॉल्ड कैनवास। इसके ऊपर लैंडस्केप बनाया जाता है, पेंटिंग बनाई जाती है, जो पेंटर लोग होते हैं वो इसी पे बनाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये ऑयल पेंटिंग की ट्यूब है, ठीक है, ये ऑयल पेंटिंग की ट्यूब से ही आप कुछ ना कुछ बना पाते हो ऑयल पेंटिंग के लिए। तो अब होता क्या है देखो, तो इस पेंटिंग का नाम था बैग बांड, ठीक है, और इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल भी दिया। इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई थी बेंद्रे जी ने। तो हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह पहला क्रांतिकारी कदम था। इस प्रकार कुछ टाइम बाद बेंद्रे जी जो थे वो बड़ौदा पहुंचकर फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के डीन बन गए। तो ये क्या था, एक कॉलेज वगैरह था, आप ये समझ लो कि एक कॉलेज होता है फाइन आर्ट से रिलेटेड, उनके ये डीन या फिर समझ लो हेड बन गए। और उसके बाद आगे क्या होता है वो हम समझते हैं। तो मकबूल के घर बेंद्रे, तो बेंद्रे के डीन बनने के बाद भी मकबूल उनके पास जाते थे और एक दिन बेंद्रे को अपने घर बुलाकर अपने अब्बा से मिलवाया। तो बेंद्रे जी को एक दिन मकबूल जी ने बोला आप मेरे घर पे आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मेरे अब्बा से मिलो। तो बेंद्रे ने अब्बा से मकबूल के काम पर बात करी कि देखिए आपका बेटा बहुत अच्छी चित्रकारी करता है, बहुत अच्छी ऑयल पेंटिंग बनाता है, लैंडस्केप बहुत अच्छे बनाता है। तो परिणाम ये हुआ कि दूसरे ही दिन अब्बा ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगवाने का ऑर्डर दे दिया। अब देखो अब्बा जो पहले मान नहीं रहे थे रंग दिलवाने के लिए, कैनवास दिलवाने के लिए, अब अब्बा मान गए और सबसे पहले ये ऑयल पेंटिंग वाले ये जो होते हैं ट्यूब होती है ये मंगवाई और उसके बाद कैनवास मंगवाया। और वहाँ से फिर पिताजी की सोच बदल गई जब बेंद्रे जी से उनकी मुलाकात हुई। तो आज मकबूल को इस बात पर आश्चर्य होता है कि उनके पिता ने तो मौलवियों के पड़ोस में रहकर भी अपने पुत्र को चित्रकला के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि इस्लाम धर्म में चित्रकला को गलत माना जाता है। और मौलवियों से घिरा हुआ समाज जहाँ पे उसके पिता रह रहे हैं उसके बीच में पिता अपने बेटे को चित्रकारी के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक चीज़ है। और जबकि यह आर्ट तो राजे महाराजों के लिए ही सीमित थी, सिर्फ बड़े बड़े लोग ही चित्रकला करते थे। तो मकबूल के अब्बा ने ना जाने कैसे 50 साल की ये इस रूढ़िवादी सोच को छोड़ते हुए अपने बेटे को सपोर्ट करा, हाँ जाओ और चित्रकारी करो। तो बेंद्रे की सलाह पर सभी जो रोक टोक थी वो ख़त्म कर दी और अपने जीवन, जो अपने बेटे का जीवन है उसमें रंग भर दिया अपनी सोच को बदलकर, और ये बहुत बड़ी बात थी। इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना और फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।